एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर टाकुतो हमें बताता है कि मैं मेरे पिछले जन्म में जो गेम खेलता था उसका नाम था 4X स्ट्रेटेजी गेम सेट इन अ डार्क फैंटेसी वर्ल्ड इटर्नल नेशंस। और मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम का सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर वो है A2 जो अभी मेरे सामने है। तभी वो उसे किंग कहकर बुलाती है। टाकुतो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। रोल प्ले किंग का मतलब है कि मैं माइनोग्रा का लीडर हूँ। तभी A2 कहती है टेंशन मत लो, तुमने नाइटमेयर जैसे इम्पॉसिबल डिफिकल्टी क्लियर किया था और वो भी डिस्ट्रक्शन वाली सबसे मुश्किल सिविलाइजेशन माइनोग्रा के साथ। तुम्हारी स्किल्स ने ऑफिशियल यूजर रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट जीता था, लेजेंडरी प्लेयर इरा टाकुतो। और ये सुनकर टाकुतो एकदम हैरान हो जाता है। A2 कहती है मैं सब याद रखती हूँ, तुमने मुझसे बात की थी, हमने कई बार मिलकर दुनिया पर कब्जा किया था, कई बार गेम ओवर भी हुआ, मैं सब कुछ याद रखती हूँ, प्लीज़ डोंट वरी, मैं टाकुतो सामा को भूल नहीं सकती। जिस पर टाकुतो सोचता है A2 यूज़ करना मेरा प्ले स्टाइल था, शायद मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रांग बनना चाहता था, तुमसे डायरेक्टली बात करके मैं बहुत खुश हुआ। A2 कहती है मैं भी टाकुतो सामा, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। फिर टाकुतो पूछता है क्या ये हेवन है, क्या तुमने मुझे यहाँ समन किया है। जिस पर A2 कहती है नहीं, मैं भी बस यही थी, लेकिन ये जन्नत जैसा भी नहीं लगता, कुछ अलग है, ज़्यादातर इटर्नल नेशंस की दुनिया जैसा लग रहा है, एक अननोन वर्ल्ड। मिरेकल कहना छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मैं बस खुश हूँ कि आपसे दोबारा मिल पाई। क्या आप दोबारा शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता ये जगह क्या है, ये इटर्नल नेशंस की दुनिया है, ये तुम्हारा रियल वर्ल्ड है, ये कोई तीसरा अलग वर्ल्ड है, लेकिन जैसे पहले था, चलो हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं, चलो अपनी खुद की किंगडम बनाते हैं। टाकुतो सोचता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये जगह क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन जब हम यहाँ आए ही है तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। फिर वो A2 से कहता है चलो अपनी किंगडम बनाते हैं, सिर्फ तुम और मैं। और ये सुनकर A2 बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपना इंट्रो देते हुए कहती है मेरा नाम है A2, दुनिया को बर्बाद करने वाली शैडो, अब मेरी बॉडी और दिल आपके है, चलो हम दोनों साथ गिरते हैं मेरे किंग। ये सुनकर टाकुतो कहता है ये थोड़ा एम्बेरेसिंग है, लेकिन फिर भी मेरे एक और अकेले साथी, मेरे वेलफेयर और दूसरे ब्रेन, सबसे ईविल देश के रूलर होने के बावजूद एक सुपर इटर्नल अफेयर्स स्पेशलिस्ट नेशन के रूप में हमारी माइनोग्रा को क्या करना चाहिए। हम लोग आइसोलेटेड रहेंगे, चलो आइसोलेशन में चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों एक लॉन्ग लेग्स बॉक्स को समन करते हैं जो थोड़ा क्रीपी लग रहा होता है। टाकुतो कहता है हमारी माइनोग्रा एक काम सिविलाइजेशन है जो इविल और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। A2 कहती है मतलब जितना हो सके दूसरे लोगों से बचे, ये गेम का स्टार्ट गोल्डन रूल है, किसी को पता चले बिना इन्फो कलेक्ट करना होगा। तो लॉन्ग लेग्स बग इटर्नल ग्लोरी वाली माइनोग्रा की सब ऑर्डिनेट के रूप में मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, जरा आसपास का सर्वे करो। ये सुनकर वो काफ़ी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर A2 कहती है लगता है सब ऑर्डिनेट यूनिट अच्छे से काम कर लेगा। टाकुतो कहता है हाँ, गेम की तरह विजुअल्स थोड़े शेयर हो रहे हैं। अभी मैजिक पावर का 100 यूज हो गया, 100 बचा है। एक इनिशियल बेस बनाने के लिए 20 मैजिक पावर चाहिए। इमरजेंसी प्रोडक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव है और अब वेस्ट नहीं कर सकते। मैं वॉरियर्स क्रिएट करना चाहता था, लेकिन मैजिक कम है। जिस पर A2 कहती है फिक्र मत करो, मैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूँगी। टाकुतो कहता है लेकिन हीरो यूनिट A2 टाइम के साथ स्ट्रांग होती है, अभी उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 3 है, तो अगर कोई स्ट्रांग एनिमी मिल गया तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बहुत रिस्की सिचुएशन है, काफ़ी टफ लग रहा है। उसके बाद टाकुतो उस लॉन्ग लेग्स बॉक्स के द्वारा सब समझ रहा होता है कि आसपास का टेरेन अब समझ में आ रहा है, मोस्टली फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, अभी तक किसी एनिमल या मॉन्स्टर से एनकाउंटर नहीं हुआ। जिस पर A2 कहती है फॉरेस्ट अच्छा होता है छुपने के लिए, लेकिन कोई भी एनिमल नहीं है, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। टाकुतो कहता है खाने के लायक भी कुछ नहीं मिल रहा, लगे रहो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। A2 कहती है मैं मदद नहीं कर पाई, सॉरी। ये सुनकर टाकुतो कहता है तुम बस मेरे साथ हो, वही काफ़ी है A2। ये सुनकर A2 तो एकदम खुश हो जाती है। टाकुतो सोचता है गेम में तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, पर A2 का असली नेचर ऐसा था क्या। और तभी उसे कुछ दिखता है, वो डार्क एल्फ का एक सेटलमेंट है, ज़्यादा दूर नहीं लग रहा यहाँ से, उनकी गैदरिंग क्लियरली दिख रही है। A2 कहती है लगता है ये फैंटेसी वर्ल्ड ही है, डार्क एल्फ्स थोड़े से इविल साइड के नेचुरल बींग्स होते हैं, इसलिए थोड़ा रिलीफ मिला। टाकुतो कहता है शायद ये इटर्नल नेशंस की दुनिया ही हो सकती है।
अगर ये किसी और नेशन का बेस हुआ तो मुश्किल हो सकती है। मैं वॉर अवॉइड करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में छुपकर रहना ही सेफ होगा। ये तो कहती है अगर हम किसी और कंट्री के बगल में हुए तो सिर्फ दिक्कत ही मिलेगी। डेफिनेटली कोई कर्स लिच या कुछ ऐसा ही होगा, उस वक्त हम दोनों मिलकर भाग जाएंगे। टाकोटा कहता है हाँ, क्योंकि माइनोग्रा शांति और सुकून में विश्वास करता है। हाँ, वॉर सिर्फ जंगली लोगों का काम है। सबसे पहले डार्क एल्फ्स पे नज़र रखते हैं और आसपास की इन्फो इकट्ठी करते हैं। और ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे तभी वह डार्क एल्फ्स आ जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये डार्क एल्फ्स जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है यहाँ कुछ खास नहीं मिला, क्या हमें गिया स्क्रिप्चर के हाई काउंसिल से निकल जाना चाहिए। पर अब जंगल से बाहर निकले तो क्या होगा। मुझे नहीं लगता बच्चे और ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। ये जंगल तो भरा हुआ है लाइफ से, कहीं ना कहीं से फूड ज़रूर होगा। ये कर्स्ड फॉरेस्ट इल्डागिया कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर है। हाई काउंसिल के रिकॉर्ड्स में लिखा है यहाँ कुछ ईविल चीज़ को सील किया गया था और वही चीज़ किसी को जीने नहीं देती। फिर कोई कहता है बस अफवाह होगी, अगर ये सच होता तो यहाँ इतनी ग्रीनरी कैसे होती। हिम्मत मत हारो, हमारे एसेंसर्स की आत्मा हमें रास्ता ज़रूर दिखाएगी। हाँ, जंगल थोड़ा क्रीपी लगता है पर उस इविल चीज़ का डर से हम यहाँ से भाग नहीं सकते। हमारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, जो थोड़ा बहुत चल सकते हैं उनके लिए फूड ढूंढना ही होगा। और तभी वो लोग इन दोनों के सामने आ जाते हैं। ये बुरा हो गया, वो प्रेजेंस अच्छी नहीं है, वो एक इविल अथॉरिटी का हिस्सा लगता है। अब मेरी हर एक्शन से मेरे रेस का फ्यूचर बदल सकता है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। मतलब उन लोगों को टाकोटो कुछ अलग ही दिख रहा होता है। उसके बाद वो लोग इन दोनों के सामने जाकर रुक जाते हैं कि मैं एक डार्क एल्फ हूँ मिजागारमा ट्राइब से, मैं हूँ वॉरियर चीफ। आप काफ़ी हाई स्टेटस वाले लगते हैं। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम आपके जंगल में बिना इजाज़त आ गए। एटो कहती है तुम इस जगह के इम्पोर्टेंस को समझते हो तो क्या वजह थी जो तुमने बैन तोड़ दिया। जिस पर चीफ कहता है हम माजरम ट्राइब के लोग पहले इल्डागिया के सेंट्रल रीजन में रहते थे। एटो कहती है बात समझने लायक है, थोड़ा कंफर्ट मिला, आगे बोलो, शॉर्ट और क्लियर। जिस पर चीफ कहता है हम पे अत्याचार हुआ, अपनी लैंड से भगा दिया गया, कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, इस जंगल में आ गए। फिर वो सोचता है मैंने अपने हालात एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन लगता है ये गलती थी। तभी टाकोटो बोलता है बहुत पतले लग रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए। जिस पर चीफ कहता है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, ज़बरदस्ती भागना पड़ा, रास्ते में फूड ख़त्म हो गया, हमारे पीछे दुश्मन भी थे, इसी वजह से कुछ खा भी नहीं पाए, अब कई दिन से भूखे हैं। क्यों, क्या गलती की है हमने। क्या सिर्फ शांति से जीना चाहना भी पाप है। हमने बस एक सेफ जगह चाहिए थी, क्या ये भी गलत है। तभी टाकोटो बहुत सारे फल उनके सामने रख देता है कि ये तुम्हारे हैं। चीफ कहता है ये मीठा स्मेल, क्या ये फ्रूट है। टाकोटो कहता है एप्पल, इसके बारे में पता है तुम्हें। जिस पर चीफ कहता है एप्पल नहीं, ये तो उन फ्रूट्स से अलग है जो मुझे पता था। एंड वो सोचता है क्या करे, क्या यह फ्रूट्स खा लेना बदतमीजी होगा। और हमारे साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके साथियों ने तो वो खाना भी शुरू कर दिया था और उन्हें वो बहुत पसंद आता है। तभी टाकोटो उन्हें पियर भी देता है कि ये पियर भी लो, लेकिन वो अभी भी खाना नहीं खा रहा था। जिस पर एटो कहती है हमारे किंग ने तुम्हें फ्रूट दिया है तो उसे खा क्यों नहीं रहे। जिस पर चीफ अपना सर झुकाकर कहता है हमारे साथ कुछ और लोग भी आए हैं, उनमें छोटे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, सब कमज़ोर हो गए हैं, ये आपका दया भरा उपकार मैं नहीं वो बच्चे डिजर्व करते हैं। और ये सुनकर टाकोटो बहुत सारे फल और सब्जियां और थोड़ा सा खाना भी उन्हें दे देता है और कहता है डार्क एल्फ्स वो है जो रोशनी से दूर भाग गए थे। एल्फ्स रोशनी के फरिश्ते के दया भरे गेस्टर्स ने उन्हें जीने दिया और उन्हें हमेशा अलग नज़र से देखा गया। उन्होंने अंधेरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारी। चीफ कहता है हमें कभी किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था, ये मिलना एक चमत्कार है। और एटो तो एकदम हैरान थी। चीफ कहता है अगर इतना सब मिल गया तो शुक्रिया, आप कौन हैं। जिस पर टाकोटो कहता है ये लो, ये तुम्हारे हैं। फिर इधर सब लोग इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं कि हमने खाना ढूंढ लिया, तैयारी करो, खाना बनाने का वक्त आ गया। और फिर अगले सीन में अब सब खुशी से खाना खाने लगते हैं, अपने बच्चों को खिलाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी एक लड़की चीफ से पूछती है इतना सारा खाना आपने ये सब कहाँ से लाया।
जिस पर चीफ कहता है बस वैसे ही मिल गया, लेकिन वो उन्हें ताकतों के बारे में कुछ नहीं बताता। उसके बाद अब सब सो चुके होते हैं और तभी एक एल्डर चीफ के पास आकर कहते हैं, आज काफ़ी मेहनत की तुमने, तुम जो फल लेकर आए हो वो काफ़ी कमाल का है। मैं काफ़ी साल जिंदा रहा हूँ, लेकिन ऐसा सब कुछ मैंने पहली बार खाया, पहली बार देखा। जिस पर चीफ कहता है, हाँ मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था और वो लाजवाब था। तभी एल्डर पूछते हैं, वह क्या हुआ था? तो अब चीफ उन्हें बताने लगता है, जंगल के अंदर एक ऐसे प्राणी से मुलाकात हुई जिसके बारे में पुरानी कहानियाँ कहती है। जिस पर एल्डर कहते हैं, तुम क्या किंग ऑफ रिंग से मिले थे? चीफ पूछता है, आप उसे जानते हो? एल्डर कहते हैं, पुराने ग्रंथों और कहानियों में उसका जिक्र है कि जब दुनिया शांति से भर जाएगी तो वो राजा प्रकट होगा, सब कुछ तबाह करेगा और सब कुछ शुरू से दोबारा बनाएगा। क्या उसने खुद को उस नाम से बुलाया? चीफ कहता है, नहीं, उसने तो नाम भी नहीं बताया। एल्डर पूछते हैं, क्या तुमने उस राजा से बात की? चीफ कहता है, नहीं, वो कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जिसे हम समझ सके, लेकिन उसके साथ एक लड़की थी, वो कुछ हद तक राजा की बात समझा रही थी। एल्डर पूछते हैं, तुमने जिसे देखा क्या वो सच में किंग ऑफ रूइन था? जिस पर चीफ कहता है, पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बुरी शक्ति थी, इसमें कोई शक नहीं। मेरा पेट अब भर गया है और अब थोड़ा मैजिक भी वापस आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल एबनॉर्मल है, शायद हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। खाना खाने के बदले में तुमने उसे क्या दिया? जिस पर चीफ कहता है, कुछ नहीं। एल्डर कहते हैं, एक बुरी हस्ती बिना किसी बदले के ऐसे खाना कब से देने लग गई? चीफ कहता है, पता नहीं, उसने सिर्फ मेरे हालात के बारे में पूछा और मैंने बताया, बस इतना ही। एल्डर कहते हैं, फिर उसने ऐसा क्यों किया? जिस पर चीफ कहता है, दया थी। दया तो थी ही, उसने हमारी हालत देखी और हमारी मदद करी। एल्डर कहता है, मैं भी नहीं जानता, माफ़ करना, तुम एक बहादुर योद्धा हो गियर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उस राजा से बात करने का काम मैं करूँगा। मैं डार्क एल्फ का राजा हूँ, मैं 200 साल से जिंदा हूँ, कुछ तो कर ही पाऊँगा। आखिर कब हम रात चैन से गुजार पाएंगे, पता नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में ए तो टाकुटो से कहती है, टाकुटो सामा बैठ जाइए, आपने अपनी बची कुची मैजिक उस काम में क्यों लगा दी? जिस पर टाकुटो कहता है, वो बेचारे लग रहे थे। एटू कहती है, क्योंकि बेचारे लग रहे थे? कोई जवाब नहीं है, माइनोग्रा अभी शुरू ही हुआ है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में। टाकुटो कहता है, मुझे अफसोस है, मैजिक का बिना सोचे समझे यूज़ कर दिया। एटू गुस्सा मत हो प्लीज़। एटू कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। टाकुटो कहता है, एटू के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर एटू कहती है, माफ़ करना अगर मैंने रूड बात कर दी हो, एक सही फैसले पर सवाल उठाकर मैं एक लॉयल फॉलोवर के लायक नहीं रही, जो चाहो सजा दे दो। जिस पर टाकुटो कहता है, सच बताओ तो मुझे डार्क एल्फ्स के साथ बात करने में दिक्कत हो रही थी। एटू के साथ मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के सामने अचानक से मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। एटू कहती है, वो तो वैसे भी एक गुरु की तरह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। टाकुटो कहता है, लगता है मैं थोड़ा सोशल एंजाइटी का पेशेंट हूँ, और वो रोने लग जाता है। और वहाँ उनका लॉन्ग लेग्स बग भी वापस आ चुका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।